हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कश्यप और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जजमेंट्स इन क्रिमिनल लॉ। और हाजिर हूं मैं इस साल का पहला वीडियो लेकर। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल विथ गुड हेल्थ एंड लॉट्स ऑफ सक्सेस इन 2021। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं लव जिहाद के संबंध में। जी हाँ, 6 जनवरी 2021 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लव जिहाद लॉ के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज करने वाले याचिका पर सेंट्रल गवर्नमेंट, उत्तराखंड गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट को नोटिसेस जारी कर दिए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में यह लव जिहाद कॉन्सेप्ट जो है या थ्योरी जो है वो है क्या, और वो कौन से लॉ हैं जिनको लव जिहाद लॉ के नाम से बुलाया जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है इस पूरे मामले पर अभी तक। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि लव जिहाद थ्योरी एक्चुअल में है क्या। फ्रेंड्स, सबसे पहले 2009 में केरल और कर्नाटक में मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़की के इंटरफेथ रिलीजियस मैरिज के कुछ मामले सामने आए। इन मैरिजेस में एलिगेशन यह लगा कि मुस्लिम लड़के जो हैं वो हिंदू लड़कियों को या फिर नॉन मुस्लिम लड़कियों को अपने प्यार के झांसे में फंसाकर उनका रिलीजन कन्वर्जन कराते हैं और फिर उनसे अकॉर्डिंग टू मुस्लिम पर्सनल लॉ शादी करते हैं। तो मुस्लिम लड़कों के द्वारा नॉन मुस्लिम लड़की को प्यार के झांसे में फंसाकर उनके रिलीजन को कन्वर्ट कराना और फिर उनसे मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत शादी करना, यह पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है लव जिहाद के नाम से जाना गया, या ये कह सकते हैं कि यह पूरा का पूरा थ्योरी जो है लव जिहाद के नाम से जाना गया। 2009 में सबसे पहले यह थ्योरी सामने आया। 2009 के बाद से इस थ्योरी का बहुत ही ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ 2014 तक, और 2014 आते आते स्थिति यह हो गई कि लव जिहाद थ्योरी की धमक जो थी वो भारत से निकलकर म्यांमार, पाकिस्तान और यूनाइटेड किंगडम तक सुनाई देने लगी। 2014 आते आते स्थिति यह हो गई थी भारत में कि पूरा का पूरा समाज दो भागों में बंट गया था। पॉलिटिकल सिनेरियो भी यही था कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज लव जिहाद थ्योरी को बहुत सीरियसली ले रहे थे, जबकि कुछ जो पॉलिटिकल पार्टीज थे वह इस लव जिहाद थ्योरी को एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट बता रहे थे। इसी प्रकार से जो वर्ल्ड मीडिया थी वह भी दो भागों में बटी हुई थी। कुछ मीडिया जो थे वो इस थ्योरी को सपोर्ट कर रहे थे और कुछ का मानना था कि यह एक इमेजिनरी थ्योरी ही है। 2014 तक हिंदू, सिख और क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ के जो भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस थे वह भी इन बातों को काफ़ी सीरियसली लेने लगे और सोचने लगे कि इस मसले पर किया क्या जाए। दूसरी तरफ जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस थे वो भी काफ़ी सीरियस हो गए थे 2014 तक, और उन्हें लग रहा था कि इससे मुस्लिम कम्युनिटीज़ की काफ़ी बदनामी हो रही है, और उनका साफ कहना था कि यह जो कॉन्सेप्ट है, यह जो थ्योरी है लव जिहाद का, यह बिल्कुल फालतू सी कॉन्सेप्ट है और ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो स्थिति यही थी कि पूरा का पूरा सोसाइटी, चाहे वो पॉलिटिकल सेक्टर हो, सोशल सेक्टर हो या फिर मीडिया हो, दो भागों में बंट गया था। जो एक लव जिहाद के इस थ्योरी को सपोर्ट करता था और दूसरे का कहना था कि यह एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। धीरे धीरे थोड़ा समय और व्यतीत हो गया और 2018 में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, उत्तराखंड गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में इस बात की चर्चाएं शुरू हुई कि इस लव जिहाद थ्योरी को किस प्रकार से काउंटर किया जाए, या फिर ऐसा कौन सा लॉ लाया जाए जिससे लव जिहाद थ्योरी को काउंटर किया जा सके, और अगर जो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं हमारे समाज में उनको रोका जा सके। अब समझने वाली बात यह थी कि जो लव जिहाद का सबसे बड़ा मुद्दा था वह था कन्वर्जन, और यह कुछ पार्टीज का मानना था कि यह कन्वर्जन्स जो है वह या तो जबरदस्ती करवाए जा रहे हैं या फिर नॉन मुस्लिम लड़कियों को अपने प्यार के झांसे में फंसाकर यह कन्वर्जन कराए जा रहे हैं फॉर द सोल पर्पस ऑफ मैरिज।
अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह पूरा का पूरा थ्योरी जो था वह इसी पर बेस्ड था कि यह जो कन्वर्जन कराया जा रहा है मुस्लिम लड़कों के द्वारा नॉन मुस्लिम लड़कियों को अपने प्यार के झांसे में फंसाकर, इसका सोल पर्पस सिर्फ मैरिज ही है और दूसरा कुछ भी नहीं है। यह भी इल्जाम लगे कि बहुत सारे जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस थे वो भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। फाइनली लंबे बहस के बाद उत्तराखंड सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और लव जिहाद के खिलाफ उत्तराखंड सरकार ने द उत्तराखंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2018 को पास किया। वहीं यूपी सरकार ने 28 नवंबर को प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन ऑर्डिनेंस 2020 को पास किया। तो यही उत्तराखंड सरकार का जो एक्ट था दैट वाज द उत्तराखंड फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट 2018 और यूपी सरकार का प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन ऑर्डिनेंस 2020, इन्हीं दोनों को लव जिहाद लॉ के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर बोलचाल के भाषा में इसे लव जिहाद लॉ बोला जाता है। तो सबसे पहले आप यह समझ लें कि लव जिहाद लॉ करके कुछ भी है नहीं। ये एक एक्ट है जो उत्तराखंड सरकार ने पास किया था और एक ऑर्डिनेंस है जो उत्तर प्रदेश सरकार ने पास किया था, जिसके डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख भी रहे होंगे। इसी एक एक्ट और इस ऑर्डिनेंस को बोलचाल की भाषा में लोग लव जिहाद लॉ कहने लगे। टेक्निकली या फिर लॉ में इस लव जिहाद का कोई जिक्र नहीं है। जो मैं बार बार यह रिपीट कर रहा हूं, फॉर द सोल पर्पस ऑफ मैरिज, तो इस ऑर्डिनेंस और इस एक्ट का सीधा सा मतलब यही है, कन्वर्जन को रोकना फॉर द सोल पर्पस ऑफ मैरिज। अब मैं आपको बता दूं कि यह ऑर्डिनेंस जो उत्तर प्रदेश सरकार ने पास किया था इसमें क्या सारी बातें लिखी हुई हैं। तो इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति अपना रिलीजन कन्वर्ट करना चाहता है तो इसके लिए उसे 60 दिन पहले एक डिक्लेरेशन फॉर्म देना होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। इसके अलावा जो भी व्यक्ति उस व्यक्ति के रिलीजन को कन्वर्ट करवाएगा उस व्यक्ति को भी 30 दिन पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा और उस डिक्लेरेशन के आधार पर अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अलाउ करते हैं तभी वह कन्वर्जन मान्य होगा। अब जब जो व्यक्ति रिलीजन कन्वर्ट करवाने वाला है या फिर जिसका कन्वर्जन होने वाला है उसके उस डिक्लेरेशन फॉर्म को प्राप्त करने के बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास यह अधिकार होगा कि वह इस मसले पर पूरा एक जांच कराएं, पुलिस जांच कराएं कि यह कन्वर्जन जो है कहीं सिर्फ सोल पर्पस ऑफ मैरिज के लिए तो नहीं कराया जा रहा है या फिर कहीं जबरदस्ती तो नहीं कराया जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज, या किसी प्रकार का झांसा देकर लड़की को या फिर लड़के को यह मैरिज तो नहीं कराया जा रहा है। अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस इंक्वायरी के बाद सेटिस्फाइड होंगे तो वह इस कन्वर्जन को अलाउड कर सकते हैं। इस प्रोसेस को अगर कोई भी आदमी अवॉइड करता है तो उसे 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा भी हो सकती है और अगर जो कन्वर्ट कराने वाला जो व्यक्ति है वह अगर इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करता है तो उसे 5 साल से उसे 1 साल से 5 साल तक की सजा भी हो सकती है और 10,000 रुपए से 25,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को यह भी अधिकार प्राप्त होगा कि डिक्लेरेशन फॉर्म प्राप्त होने के बाद उसे वह नोटिस बोर्ड पे लगा सकते हैं एंड ही कैन इनवाइट एनी ऑब्जेक्शन अगेंस्ट दैट कन्वर्जन, और अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन प्राप्त होता है तो उस पर वह प्रॉपर एक्शन भी ले सकते हैं। यह ऑर्डिनेंस आगे यह कहता है कि अगर बाद में भी कंप्लेन पर यह पता चलता है कि जो कन्वर्जन है उसका सोल पर्पस था मैरिज, तो ऐसी शादी जो है उसे शून्य घोषित की जा सकती है, यानी कि वाइड घोषित किया जा सकता है। इसके अलावा अगर यह भी पता चलता है कि यह कन्वर्जन जो है वो जबरदस्ती कराया गया है तो उस मैरिज को वॉइड यानी कि शून्य घोषित किया जा सकता है। इसके अलावा इस ऑर्डिनेंस में जो भी स्पेसिफाइड रूल्स हैं, अगर उस स्पेसिफाइड रूल्स को फॉलो नहीं किया गया है तो उस शादी को भी वॉइड यानी कि शून्य घोषित किया जा सकता है।
आगे ऑर्डिनेंस कहता है कि इस तरह के मामलों में जो कंप्लेनेंट होंगे वो जो एग्रीव्ड पर्सन है वो खुद हो सकते हैं, या फिर उनके माता पिता हो सकते हैं, या फिर उनके सिबलिंग्स हो सकते हैं। आगे इस ऑर्डिनेंस में एक स्ट्रिक्ट सजा का भी प्रावधान है, और इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति जो है वह किसी का भी रिलीजन कन्वर्जन कराता है फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज, और अगर वो कन्वर्जन जो है वो जबरदस्ती कराया गया है, कोई लालच देके कराया गया है, या धोखे में रख के कराया गया है, तो जो भी व्यक्ति इसके लिए दोषी पाए जाएंगे उन्हें 3 साल से 10 साल तक की सजा हो सकती है, और 10,000 से 25,000 रुपए तक का जुर्माना भी साथ में हो सकता है। तो यह पूरा का पूरा मामला अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंच चुका है, और कुछ संस्थाएं और कुछ मुस्लिम संस्थाओं ने भी इस ऑर्डिनेंस उत्तर प्रदेश सरकार के और उत्तराखंड के इस एक्ट का विरोध किया है, और इसके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज भी किया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने यह मामला 6 जनवरी को लिस्ट हुआ, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट और उत्तराखंड के स्टेट गवर्नमेंट को नोटिसेस जारी कर दिए हैं, और कहा है कि वह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित होकर इस संबंध में अपना जवाब दाखिल करें। कुछ पिटिशनर्स ने उत्तर प्रदेश के ऑर्डिनेंस और उत्तराखंड के एक्ट पर रोक लगाने की भी मांग की, तत्काल रोक लगाने की मांग की, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि पहले स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को आने दीजिए, उन्हें अपना जवाब देने दीजिए, फिर देखेंगे कि इस मसले पर क्या किया जा सकता है। तो अब यह सारा मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है, और यह देखने वाली बात होगी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस लव जिहाद लॉ पर क्या स्टैंड लेते हैं और वह क्या निर्णय देते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश और हरियाणा गवर्नमेंट भी इसी तरह का लॉ लेकर सामने आने वाले हैं। तो इस प्रकार से सारी की सारी निगाहें अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के तहत हैं कि जो ये लॉज हैं जिसे लव जिहाद लॉ के नाम से जाना जा रहा है, उस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है, और इस ऑर्डिनेंस और एक्ट को वैलिड करार देते हैं या फिर इसे इनवैलिड घोषित करते हैं। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आशा करता हूं मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।